हेलो नमस्ते भाई, कैसे हो आप लोग बताइए। आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए, तो हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और कुछ हमने सेकंड टाइप पढ़ा था और कुछ उसके एग्जांपल किए थे और नेक्स्ट हम वहीं से चीजें स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल है, एक संख्या को x परसेंटेज बढ़ाया जाता है तो मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसमें कितने परसेंट की कमी करनी होगी। मेरा सवाल है भाई, एक संख्या में x परसेंटेज की वृद्धि हुई है, एक संख्या में x परसेंटेज की वृद्धि हुई है। एक मिनट, हाँ, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x परसेंटेज to get back to the original number it is to be reduced by। पे सवाल का उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। इधर देखिए, मेरा सवाल है एक संख्या को x परसेंटेज बढ़ाया जाता है या फिर वृद्धि हुई है। x परसेंटेज बढ़ने का मतलब क्या, जैसे मैंने मान लिया मेरा वो नंबर कितना है 100 है, मेरा नंबर कितना है 100 है, मैंने 100 का x परसेंटेज निकाला। 100 का x परसेंटेज क्या होता है, x होता है। 100 का x परसेंटेज क्या होता है, x होता है। कोई मेरा नंबर 100 था, मैंने उसको x परसेंटेज बढ़ाया तो वो नंबर कितना होगा, 100 प्लस x हो गया। मेरा कोई नंबर 100 था, मैंने उसको x परसेंटेज बढ़ाया तो वो मेरा नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे 100 प्लस x, तो आप कहोगे वो नंबर हो जाएगा मेरा 100 प्लस x। इसमें बच्चे को डाउट नहीं होनी चाहिए 100 प्लस x कैसे हुआ। भाई मैंने नंबर 100 माना, 100 का x परसेंटेज क्या होता, इधर देखिए, तुम्हें समझ में नहीं आता। 100 का x परसेंटेज क्या होता है, भाई परसेंटेज से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बचेगा, और ये चीज मैंने यहाँ पे की तो 100 प्लस x हो गया। अब सवाल बोल रहा है इसमें मैं कितनी कमी करूं, 100 प्लस x में कितनी कमी करूं ताकि है जो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाए, इसमें कितने परसेंटेज है जो रिड्यूस करूं ताकि मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाए। तो आप बताओ 100 प्लस x में कितना घटाऊंगी मुझे 100 मिल जाए, तो आप कहोगे सर x परसेंटेज घटा दो। भाई x कम करना पड़ेगा। अब तुम है जो x उत्तर मत लगा देना, परसेंटेज में पूछा, हमें एग्जैक्ट नहीं पूछा, हमें पूछा कि कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आप बताओ कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर x कम करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, भाई बेस चेंज होता था। मैंने आपको सेकंड कॉन्सेप्ट में यही चीजें बताई कि यहाँ पे आपका बेस चेंज होता, बाकी कुछ नहीं होता। तो आप बताओ कि बेस वैल्यू के आगे, तो बेस वैल्यू की 100 प्लस x, तो नीचे आ जाएगा मेरा 100 प्लस x, और आप x बटे 100 प्लस x मत कर देना। परसेंटेज में पूछा तो 100 से गुना होगा, परसेंटेज से पूछा तो 100 परसेंटेज से गुना, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 100x है, 100x बटे 100 प्लस x। आपका उत्तर आ जाएगा 100x बटे 100 प्लस x परसेंटेज। ऑप्शन नंबर मेरा आ जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर आ जाएगा। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट, क्या इसमें आप लोगों को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। तो आप कहोगे जी सर हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, तो छोटे टुकड़े की तुलना में लंबा टुकड़ा कितना परसेंट लंबा है। मैं सवाल को इंग्लिश में भी रीड कर देता हूं, ठीक है भाई। सवाल है मेरा, ए वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस। The longer pipe is 64% of the length of the pipe. By how much percentage is the longer pipe longer than the shorter pipe? क्या उत्तर होगा बताइए। तो आप कहोगे, आप इस सवाल को ऐसे समझिए, जैसे जैसे सवाल बोलते जा रहा आप उसको वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। सवाल बोल रहा एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। ये मान लो टोटल पाइप था, ये टोटल पाइप था जिसकी लंबाई कितनी 100% थी। भाई लंबा वाला टुकड़ा मेरा कितना 64% है। लंबा वाला टुकड़ा यहां से यहां तक टुकड़ा कितना है 64% है। तो ये बचा भाग कितना हो जाएगा, तो 64 100 में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा 36%। अगर भाई ये टोटल पाइप था 100% में लंबा वाला पाइप 64% है, तो छोटा वाला पाइप कितना होगा, तो आप कहोगे 36%, यानी कि 36%। तो आप यहां से जो लंबा और छोटे पाइप का रेशियो नहीं बना लोगे, तो आप कहोगे बनाएंगे बिल्कुल। तो ये 9 से
4 से जाएगा 9 बार और 4 से ये चला जाएगा 16 बार। तो लंबा यानी कि L लिखूं और शॉर्ट को मैंने छोटा को S लिख दिया स्मॉल, ठीक है। यानी कि लेंथ और स्मॉल का जो मेरा रेशियो आ गया 16:9 आ गया। लंबे पाइप और छोटे पाइप का जो मेरा रेशियो कितना आ गया 16:9 आ गया। हमें सवाल ने पूछा है, सवाल बोल रहा है तो छोटे टुकड़े की तुलना में, तो या बेस वैल्यू क्या, तो बेस वैल्यू छोटा टुकड़ा है। सवाल ने बोलेगा छोटे टुकड़े की तुलना में, भाई बेस वैल्यू है छोटा टुकड़ा, तो बेस वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 9। छोटे टुकड़े की तुलना में लंबा टुकड़ा कितना % लंबा है, भाई छोटे टुकड़े की तुलना में लंबा टुकड़ा एक्चुअल में कितना लंबा, तो आप कहोगे 9 और 7 16, यानी कि 7 लंबा है। भाई 7 लंबा किसके रेस्पेक्ट में, छोटे टुकड़े की रेस्पेक्ट में, यानी कि 7/9 मेरा उत्तर आ जाएगा। मेरा उत्तर क्या आएगा 7/9। भाई बच्चा जानता है 7/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 11.11%। तो 7/9 यानी कि इसका 7 गुना हो जाएगा 77.77%। ऑप्शन नंबर सी मेरा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। बहुत ज्यादा है जो इजी सवाल था, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ। सवाल मेरा है ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए व बी की आय के योग से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने % कम या ज्यादा होगी बताइए। भाई सवाल है मेरा ए एंड बी, ओ ये है ना 25%। The income of A is 25% more than that of B, and the income of C is 65% less than the sum of income of A and B. Income of C is what percentage less than the income of A? सवाल बोल रहा है A की जो आय है वो B की तुलना में 25% ज्यादा है और सी की आय ए व बी की आय के टोटल योग से 65% कम है। बहुत अच्छा सवाल है और मेंस का पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है और बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। भाई मुझे दे रखा है, पहले आप सवाल को स्टार्ट करना सीखे, सवाल को बनाना कहां से, ये चीज आपको है जो समझ में आनी चाहिए। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, यानी कि अगर बी की आय 100 है, भाई बी की आय 100 है, बी की तुलना में 25% अधिक है, या बेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर बेस वैल्यू बी है। अगर बेस वैल्यू 100 है, बी की आय 100 है, तो ए की आय बी से 25% ज्यादा, यानी कि कितनी होगी 125 होगी। कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। आगे बोल रखा है सी की जो आय है, आगे मुझे दे रखा सी की आय ए व बी की आय के योग से 65% कम है। ये जो सी है, इस सी की आय ए व बी की आय का योग कितना हो जाएगा भाई 125 और 100 225। इस योग से ए और बी के योग से कितना कम है 65% कम है। 65% कम का मतलब 35% है। इसकी योग का 35% भाई हर चीज अपने आप में 100% होती, हर चीज अपने आप में 100% होती। 65% कम का मतलब 35% है। 65% कम का मतलब 35% है। तो यहां से आप देखिए हमें आगे सवाल बोल रहा है, तो सी की आय ए की आय से कितने % कम है। यहां आपको सी और ए के अंदर है जो सवाल ने पूछा है सी और ए के बारे में, तो हमें बी की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आप इसको है जो यहां से हटा दीजिए, जिसकी हमें जरूरत नहीं है हम उसकी है जो इज्जत नहीं करते, ठीक है भाई। यहां से आप डायरेक्ट रेशियो नहीं बना सकते। क्या आप लोग यहां से डायरेक्ट ए और सी का रेशियो नहीं बना सकते, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बना सकते। ये भाई 25 से जाएगा 5 बार और ये 25 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 9 225 9 बार। 9 इंटू 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। आपको ये क्रॉस गुणा करना आता है। आप रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर किसी भी नंबर से भाग करो, रेशियो कभी चेंज नहीं होता, इट विल बी सेम, हमेशा रेशियो सेम रहता। क्या ये क्या हो जाएगा भाई, इधर मेरा 5:9 इंटू 7 63/20। आप इस 20 को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ 20 से गुणा करोगे, तो यहां से 20 हटके यहां आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
भाई ए का रेशियो आ गया मेरा 100 और सी का रेशियो आ गया 63। हमें सवाल ने बोला है तो सी की इनकम, सवाल ने बोला है सी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है। तो आप मुझे बताइए सी की इनकम ए की इनकम से कितनी परसेंट कम है? 37%। डायरेक्ट उत्तर मेरा 37% आ जाएगा। या ए के कंपेयर में बात की, या बेस वैल्यू क्या तो आप कहोगे सर बेस वैल्यू 100 है, या बेस वैल्यू क्या तो आप कहोगे सर बेस वैल्यू 100 है, और बेस वैल्यू मेरी 100% के बराबर हो, यानी कि 100 की वैल्यू 100% हो तो 1 की वैल्यू 1% होगी, और 37 की वैल्यू 37% हो जाएगी। मेरा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 37%, ऑप्शन नंबर सी। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट? क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट है? तो आप कहोगे सर इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं है, यानी दिक्कत। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल मेरा, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? सवाल का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। तब तक मैं सवाल को इंग्लिश में रीड कर लेता हूं एक बार। इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16 देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। में कितना परसेंट का एरर हुआ? भाई सवाल का उत्तर बताइए। बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है और प्रीवियस का पूछा गया सवाल है। अब इस सवाल में क्या करेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट इस सवाल को x की टर्म में ले जाएंगे, हमें नहीं बनाना भाई। क्या करेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, वो नंबर मान लेंगे x, फिर वो क्या करेंगे x का 11/16 और फिर करेंगे x का है जो 7/12। तो यहां आपको तकलीफ हो जाएगी, दिक्कत होगी। आप x को कैसे करके हटा दो, यहां से मैं आपका x हटा दूं, मैं एक ऐसी वैल्यू मान लूं ताकि जो आपका डाटा पॉइंट्स में ना जाए, आपको वैल्यू एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। तो क्या आप इसको x से करोगे? तो आप कहोगे सर हम हैं जो x से बिल्कुल नहीं करेंगे, हम कुछ अलग सोचेंगे, इस सवाल को और कैसे बना सकते हैं। आपको ऐसे सवाल में हमेशा यही करना, आपको शायद क्लियर विजिबल नहीं, मैं एक बार वापस रीड कर देता हूं। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में परसेंटेज त्रुटि कितनी होगी? सवाल ये है भाई। आप क्या करो, 11/16 मुझे फ्रैक्शन दे रखी, एक 11/16 और एक फ्रैक्शन दे रखी 7/12। आदमी को 11/16 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 7/12 से गुणा कर दिया, तो कितने परसेंट त्रुटि हुई है, ये चीज हमें निकालनी। ठीक है भाई, आप क्या करो, आप ये जो नीचे आता है ये मेरा डिनोमिनेटर होता है, तो ये क्या होता है डिनोमिनेटर। आप हमेशा ऐसे सवाल के अंदर डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, हर का एलसीएम लीजिए, आपका सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पर 16 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 48, 48। तो आप निकालो, अब 48 का 11/16 गुणा करने पर कितना आएगा भाई? 11, 16, 48, 11 × 3 33, यानी कि करेक्ट मेरा कितना आना चाहिए था? 33। आदमी को बोला गया तुम इससे गुणा करो ताकि तुम्हारा उत्तर 33 आए, लेकिन उसने क्या किया 7/12 से गुणा कर दिया। 48 को 7/12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 12 × 4 7 चौक 28 आ जाएगा, यानी कि उसका उत्तर कितना आ रहा था? 28 आ रहा है, ये गलत वाला उत्तर है। उसका उत्तर एग्जैक्ट में तो उसने भाई एग्जामिनर ने बोला कि तुम 11/16 से गुणा करो 48 को ताकि उत्तर आपका 33 आ जाए, लेकिन उसने क्या 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से उत्तर कितना आ रहा? 28 आ रहा। तो आप बताओ, उत्तर तो 33 आना चाहिए, उत्तर 33 आना चाहिए, लेकिन 28 आ रहा, तो कितना कम आ रहा? उत्तर 33 आना चाहिए, 28 कम आ रहा, तो कितना कम आ रहा? तो आप कहोगे 5 कम आ रहा। भाई कितना आ रहा? 5 कम आ रहा। किससे कम आ रहा? 33 से। बेस वैल्यू क्या होती है? ये जो राइट नंबर होता है वो मेरी बेस वैल्यू होती है। बेस वैल्यू 100% के बराबर होगी, यानी कि 5 कमा रहा। किससे कमा रहा? 33 से। 5/33 का एप्रोक्स मान क्या होगा? तो आपको एक चीज पता है, आप मुझे बताइए, आप इसको 100 से गुणा करके फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें जो 33 का पहाड़ा नहीं आता, मुझे पता है। आप लोग 19 के पहाड़े में भी अटक जाओगे, है ना? सही है ना? ध्यान दो, आप कैसे करोगे? आप ऐसे करो, आप अब इसको क्या करोगे? 100 से गुणा मत करना, ठीक है? आपको क्या करना? आपको करना 5/33, यानी कि 1/33 क्या होता है? पहले आप मुझे बताइए 1/33 की अप्रोक्स परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे 3.3% होगी। 1/3 फ्रैक्शन की अप्रोक्स परसेंटेज वैल्यू 3.3 होगी। तो
एक ये कितना 5/33 है, 1/33 का 5 गुना ही तो है, तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए, यानी कि अप्रोक्स में मेरा आंसर कितना आ जाएगा 15.15%, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट? क्या इसमें आपको एक भी रुपए का कोई डाउट है, कोई संदेह है तो बताइए। तो आप कहोगे इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। चलिए, तो हमने है जो सेकंड टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप की ओर। और ये जो थर्ड टाइप आपके सामने होने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। अगर मैं अर्थमेटिक मैथ्स के सभी चैप्टर की बात करूं, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस हो, हर एक चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है भाई। तो इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो, मेरा थर्ड टाइप है अगली। वह थर्ड टाइप क्या बोले, इधर देखो, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें दे रखा होगा किसी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर मेरा कांस्टेंट है, नियत है या फिर फिक्स है, हमें ये बताता है अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि मैंने दो नंबर, एक मान लिया ए एज्यूम कर लिया और दूसरा मैंने नंबर मान लिया बी, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर मेरा फिक्स है, कांस्टेंट है, फिक्स है या फिर कांस्टेंट है, इसको आप हिंदी में बोलते हो नियत। अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट मेरा फिक्स है यानी कि कांस्टेंट है, तो ए का जो रेशियो होगा, जैसे आप ऐसे समझिए, अगर ए का रेशियो x अनुपात y है तो b का रेशियो क्या होगा, b का रेशियो y अनुपात x होगा, तभी ये चीज मेरी है जो प्रूव हो पाएगी। यहाँ पे x इंटू वाई और यहाँ पे y इंटू एक्स हो पाएगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? दो नंबर का प्रोडक्ट अगर मेरा कांस्टेंट है, अगर मेरा फिक्स है, तभी ये चीज हो पाएगी कि अगर ए का रेशियो x रेशियो y है तो b का रेशियो है जो a के रेशियो का इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तभी ये चीज मेरी सेटिस्फाई हो पाएगी। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट? आप कहोगे कोई डाउट नहीं, चलो समझ में नहीं आया, आप छोड़ो इसको, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है भाई। इधर ध्यान दे, मैंने आपको यहां पे बोल दिया, आप इसको ऐसे समझिए। आपने कॉन्सेप्ट, आपको ये चीज पता होगा, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है भाई बताइए? एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बराबर होता प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर बराबर होता मेरा प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी कि खर्चा। खर्चा बराबर क्या होता? तो आप कहोगे सर खर्चा बराबर होता प्राइस, यानी कि कीमत गुणा खपत। कीमत गुणा खपत होता कि नहीं होता? आप कहोगे होता। तो कीमत का मतलब आप मार्केट में जा रहे हो किसी चीज को लेने, उस चीज का क्या रेट है और आप कितनी कंजप्शन करते हो, आप कितनी चीजें ला रहे हो, ये तो मेरा एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। तो इस चीज से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोल दिया, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपके पास टोटल 100 रुपए, आपके पास टोटल कितने 100 रुपए है भाई, आपके पास 100 रुपए, यानी कि खर्च करने के लिए आपके पास टोटल कितने हैं 100 रुपए। आप मार्केट गए और आपको है जो चीनी लेनी है, ठीक है, तो आपको पता चला कि आज मार्केट के अंदर चीनी का भाव क्या 20 रुपए किलो, 20 रुपए पर किलो। आज मार्केट में आपको पता चला कि भाई मेरे पास टोटल 100 रुपए, मैं मार्केट गया, मुझे पता चला कि मार्केट में आज चीनी की जो कीमत है 20 रुपए प्रति किलो। मार्केट में आज जो चीनी की कीमत है कितनी है भाई 20 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो। आप मुझे बताइए आप कितना कंजप्शन करोगे, यानी आप चीनी कितनी लाओगे? तो आप कहोगे अगर 20 रुपए 1 किलो के 20 रुपए, मेरे पास 100 रुपए यानी कि 5 किलो लाऊंगा। भाई मेरे पास 100 रुपए है, मेरे आज चीनी के भाव 20 रुपए किलो है, तो आप कितनी चीनी लाओगे? तो आप कहोगे 5 किलो लाऊंगा। चलो ठीक है, यानी कि आप मार्केट गए, आपके पास 100 रुपए थे और आप मार्केट गए, आपको पता चला कि आज चीनी के भाव है जो 20 रुपए किलो, तो आप ऑब्वियसली बात है 5 किलो चीनी लाओगे। ठीक है भाई, समझ में आ गए। आप क्या किया, आप दूसरे दिन और मार्केट गए,
आप दूसरे दिन सुबह उठते ही मार्केट की तरफ चल पड़े और आपके पास फिक्स उतना ही रुपए, तो पहले दिन आपके पास अगर खर्च करने के लिए 100 रुपए था तो दूसरे दिन भी आपके पास खर्च करने के लिए 100 रुपए, यानी कि मेरे पास है जो खर्चा कितना है फिक्स है मेरा। कल मैंने 100 रुपए खर्च किए थे और आज की है जो मैं 100 रुपए ही खर्च करूंगा, मेरे पास इससे ज्यादा है जो खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए। आप दूसरे दिन सुबह उठते ही मुंह धोते ही गए मार्केट, और जैसे ही आप मार्केट गए आपको पता चला कि भाई मेरे पास तो 100 रुपए ही है। आप मार्केट गए, आपको पता चला कि आज है जो गवर्नमेंट चेंज होगी और अब मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई। मोदी जी ने क्या किया, जो शक्कर कल आप 20 रुपए किलो ला रहे थे उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 25 रुपए किलो कर दिया। ठीक है, आज शक्कर के भाव क्या कर दिए मोदी जी ने, 25 रुपए प्रति किलो कर दिए। तो आप मुझे बताइए 25 रुपए प्रति किलो शक्कर कर दिए, आपके पास टोटल 100 रुपए, तो आपका कंजप्शन क्या होगा, आप कितने किलो शक्कर लाओगे, तो आप कहोगे सर 25 रुपए किलो है, तो 1 किलो के 25 रुपए किलो यानी कि 4 किलो आएगी 100 रुपए में, यानी कि आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा, 4 किलो हो जाएगा, 4 केजी हो जाएगा। आप कितनी खपत करोगे, आप 4 केजी। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मेरा परिवार महीने के 5 किलो चीनी खाता था पहले, अब वो कितनी से काम चलाएगा, तो 4 से चलाना पड़ेगा, क्योंकि चीनी के भाव है जो 25 रुपए किलो हो गए, 20 रुपए से बढ़ गए। तो इसका मेरा कहने का मतलब है, अगर एक चीज बढ़ रही है, अगर ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये वाली चीज घटेगी, अगर ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये वाली चीज घटेगी, और ये वाली बढ़ेगी तो ये वाली चीज बढ़ेगी। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जो रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, इधर देखिए, यहां से ये क्या मेरी, ये प्राइस और ये क्या कंजप्शन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। मैं प्राइस का रेशियो लेता हूं। आप मुझे बताइए पहले आपकी प्राइस कितनी थी, तो आप कहोगे सर 20 रुपए किलो। पहले आपकी प्राइस कितनी थी, तो आप कहोगे 20 रुपए किलो। अब आपकी प्राइस कितनी है, 20 से बढ़ा के कितनी कर दी, 25 कर दी, तो रेशियो कितना आ जाएगा, प्राइस का रेशियो आ जाएगा 5 से 4 बार, 4:5। यहां से मेरा प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 4:5 आ गया। तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, मुझे ये बताइए आप। तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, तो आप मुझे बताइए। कंजप्शन का रेशियो प्राइस के रेशियो का इनवर्स होता है, और यही चीज मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले कंजप्शन कितना था, पहले कंजप्शन मेरा 5 था, पहले कंजप्शन मेरा 5 था, अब कंजप्शन कितना भाई, अब कंजप्शन 4 है। यानी कि अगर कोई परिवार पहले महीने की 5 किलो चीनी खाता था, तो अब उसको है जो 4 किलो चीनी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये वाली चीज मेरी बढ़ेगी तो ये चीज ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी। प्राइस का रेशियो अगर 4:5 है, तो कंजप्शन का रेशियो डायरेक्ट हो जाएगा 5:4। इसका क्या होता है, प्राइस के रिवर्स होता है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, ये जो मेरी प्राइस होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंजप्शन के। जो मेरी प्राइस होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 कंजप्शन के। यानी कि अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इससे है जो सीजीएल के अंदर हो चाहे सीएचएसएल हो, हर शिफ्ट के अंदर ज्यादातर यहां से सवाल हमेशा आता है। परसेंटेज से अगर है जो आपका ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है, तो ये वाला टाइप है, 3rd टाइप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको है जो अच्छे से समझिएगा। मैं चलो एक एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आप इसको समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे एक ही सवाल पे है जो मेरे 4 टाइप के सवाल बनते हैं। मैंने एक बोल दिया भाई, आप इधर ध्यान दो, मैं आपके सामने एक सवाल लेता हूं। मैंने आपके सामने एक सवाल ले लिया, चावल की कीमत में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई। चावल की प्राइस में क्या हुआ भाई, 25% की वृद्धि हुई। अगर मैं एरो ऊपर की साइड कर रहा हूं तो मेरा ये इंक्रीज को दर्शाता है, और अगर मैं एरो नीचे की साइड करता हूं यानी कि डिक्रीज हो रही। ठीक है, प्राइस है जो चावल की कीमत है, जो चावल की कीमत में क्या हुआ, 25% का इंक्रीमेंट हुआ। तो एक आदमी को कंजप्शन में कितने परसेंटेज की कमी करनी चाहिए, एक आदमी को कंजप्शन में कितने परसेंटेज की कमी करनी चाहिए,
कंजप्शन में कितने परसेंटेज की कमी करनी चाहिए ताकि उसका है जो खर्चा है, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, फिक्स रहे यानी कि नियत रहे। एक आदमी को चावल में, एक आदमी को कंजप्शन में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उसका एक्सपेंडिचर फिक्स रहे, अगर जो प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आप मुझे यहां से बताएं प्राइस का रेशियो क्या होगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी कि अगर है जो प्राइस, अगर प्राइस पहले मेरी 4 थी तो 4 पे 1 की बढ़ोतरी, 25% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी कि पहले अगर चावल का कीमत 4 रुपए किलो थे तो 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि अब चावल के क्या भाव हो गए, 5 रुपए किलो। पहले चावल की कीमत 4 रुपए प्रति किलो थी तो अब चावल की कीमत कितनी हो गई, 5 रुपए प्रति किलो हो गई। तो यहां से आप मुझे बताइए कंजप्शन का रेशियो क्या होगा। आप मुझे यहां से बताइए कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कंजप्शन मेरे प्राइस का रिवर्स हो जाता है, यानी कि 5:4 हो जाता। कितना हो जाता भाई, 5:4 हो जाता। ठीक है भाई, इन चारों चीजों पे 4 सवाल बनते, बहुत अच्छे सवाल बनते और इस टाइप से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। ये क्या है भाई, ये मेरा क्या है, ये मेरा ओरिजिनल प्राइस है, ये मेरी क्या ओरिजिनल प्राइस, ये मेरी ओरिजिनल प्राइस है और इसको आप बोल सकते हो इंक्रीज्ड प्राइस या फिर अभी जो वर्तमान में है जो बढ़ी हुई प्राइस बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये क्या मेरी इंक्रीज्ड प्राइस, ये वाली चीज क्या है, ये मेरा ओरिजिनल कंजप्शन है, ये वाली चीज है मेरी ओरिजिनल कंजप्शन, और ये क्या है डिक्रीज्ड कंजप्शन, यानी कि कंजप्शन में कमी को दर्शाता है, ये है मेरा डिक्रीज कंजप्शन। ठीक है भाई, इस टाइप पे 4 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनेगा, आपको यहां पे पूछेगा, आपको यहां पे पूछेगा, मैं आपके सामने सवाल लिख देता हूं। ठीक है, आप यहां पे बताइए ओरिजिनल कंजप्शन क्या होगा, ओरिजिनल कंजप्शन। सेकंड सवाल आपसे पूछेगा डिक्रीज कंजप्शन, और थर्ड सवाल आपसे यहां पे पूछेगा ओरिजिनल प्राइस, और फोर्थ नंबर सवाल है जो आपसे पूछेगा, और फोर्थ नंबर सवाल है जो आपसे पूछेगा इंक्रीज्ड प्राइस। ये 4 टाइप के सवाल यहां से बनते हैं। ठीक है, मैं यहां पे इन चारों सवाल को करने के लिए आपको एक चीज देता हूं, और मैंने मान लिया जैसे आप बताओ, चलो आप इसको ऐसे समझो, इस चारों का उत्तर मिल जाए हमें एक में, इसलिए मैं थोड़ा सवाल को और ऐड करता हूं, कुछ लाइनें ना। प्राइस में 25% की वृद्धि हुई तो कंजप्शन में आदमी को कितनी कमी करनी चाहिए ताकि मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। यदि वो आदमी 2 किलो चावल, यदि वो आदमी 2 किलो चावल है जो कमी कितना हुआ, अच्छा प्राइस बढ़ रही है तो 2 किलो चावल क्या करे, कम ला रहा है, 2 किलो चावल कम ला रहा। ठीक है, 2 किलो चावल कम ला रहा, कितने रुपए में, आप मान लो 60 रुपए के अंदर। आदमी क्या हुआ, प्राइस की कीमत में क्या होगा, चावल की कीमत में क्या हुआ, 25% के इंक्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से आदमी 2 किलो चावल कम ला रहा 60 रुपए में। देखो सवाल, इस सवाल को आप एक डायरेक्ट भी बना सकते हो, जो चीज मैं आपको अगले सवाल में बताऊंगा कैसे बनाऊंगा। ठीक है, आप एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप पहले कंजप्शन कितना कर रहे थे, तो आप 5 कर रहे थे, अब आपका कंजप्शन क्या, आप कहोगे 4। आप कहोगे पहले कंजप्शन मेरा 5 था, अब मेरा कंजप्शन 4 है, तो कंजप्शन में कितनी कमी हुई भाई, 1 की कमी हुई। कंजप्शन में कितनी कमी हुई, तो आप कहोगे कंजप्शन में सर यहाँ पे तो 1 की कमी हुई, यानी कि आप 1 किलो कम ला रहे हो रेशियो में, और एक्चुअल में कितनी कम ला रहे हो, 2 किलो कम ला रहे हो, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 किलो, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 2 किलो है। तो ओरिजिनल कंजप्शन क्या होगा, तो 5 × 2 10 किलो। भाई ओरिजिनल कंजप्शन क्या हो जाएगा, 5 × 2 10 किलो, और इसका आंसर मेरा आ जाएगा 10 किलो, 10 किलो। अगर हमें पूछे फाइनल कंजप्शन पूछे या फिर डिक्रीज्ड कंजप्शन पूछे तो 4 × 2, 1 रेशियो की वैल्यू 2 किलो है तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 8 किलो, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 किलो। यानी कि मेरी डिक्रीज कंजप्शन या फिर फाइनल कंजप्शन क्या होगा, तो आप कहोगे सर 8 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 kg। अगर मुझे ओरिजिनल प्राइस निकालना, यहाँ पे मैं आपको बोलूं मुझे ओरिजिनल प्राइस निकाल के बताइए, तो आप क्या करोगे,
आप कितने रुपए कम कर रहे हो, 2 किलो कम कितने रुपए मिला रहे हो, 60 रुपए मिला रहे हो। तो आपको है अगर ओरिजिनल प्राइस निकालनी तो आप 10 का भाग दे दीजिए 60 में। ओरिजिनल प्राइस निकाले तो ओरिजिनल कंजप्शन का यानी कि जो स्टार्टिंग कंजप्शन है उसका भाग लगा दीजिए। तो 60 में 10 का भाग दूंगा तो ओरिजिनल प्राइस कितनी आ जाएगी, 6 रुपए प्रति किलो। 6 रुपए प्रति किलो। अगर हमें इंक्रीज्ड प्राइस पूछा, इंक्रीज प्राइस यानी कि अंतिम प्राइस पूछा, तो अंतिम प्राइस निकालने के लिए आप इस 60 रुपए के अंदर है तो 8 का भाग लगा दिए। 60/8 यानी 4 से 15 बार, 4 से 2 बार, यानी कि 7.5 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 7.5 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट? ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है और इससे पेपर में सवाल हमेशा आते हैं और आए हुए भी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। और तो क्या करोगे हैं, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और बाकी नहीं आया तो मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।